नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, भारतीय जो लोग हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव है और साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से अलाइड सेक्टर्स हमारे देश के अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्लांट्स जो हैं उनको कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि हमें फ्रूट्स मिले, हमें वेजिटेबल्स मिले, हमें क्रॉप्स मिले और साथ ही हम पशुपालन करते हैं जिससे कि हमारी जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो एग की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नॉन वेज फूड्स की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स मिलते रहे, प्रोटीन्स मिलते रहे जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं। तो बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो इसी चीज को हमने कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर क्या है और इसको हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसको प्रॉपर वे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा इंडिया है, हमें उसको जानना पड़ेगा कि हमारी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है वो किस चीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के कि कहाँ पे हमारी क्या चीज की नेसेसरी हमें चीजें मिलती हैं कि जो फसल हम वहां पे उगा पाए। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए बेसिकली 5 या 6 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, कि वो किस तरीके की जगह है, कि वो प्लेन्स है, पहाड़ है, प्लेट्यू सिस्टम है, इन सब चीजों के ऊपर जरूरत होती है। दूसरी चीज है जो वहां पे हमें सॉइल मिल रही है वो किस तरीके की सॉइल है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे हैं। तीसरी चीज जो है वहां पे इंपॉर्टेंट है वो है वाटर। अब वो वाटर हमें रिवर से मिल सकता है, कैनाल से मिल सकता है, ट्यूबवेल से मिल सकता है और रेनफॉल से मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फसल जब हम उगाते हैं तो हमें कुछ 4 चीजों की जरूरत और पड़ती है, जैसे कि सीड्स, जो कि हम फसल उगाना चाहते हैं उसके सबसे पहले बीज हमारे पास होने चाहिए। अब हमने जब बीज फसल के लिए डाले तो फसल में कीड़े ना लगे और फसल की जो पैदाइश है वो ज्यादा हो, उसके लिए हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब फसल उगने लगती है तो फसल उगने के साथ कुछ वीड्स भी उगते हैं, तो उसके लिए हमें वीडीसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब फसल उग जाती है और इस फसल को उगाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ हमें फार्म इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा ट्रैक्टर, हमारा थ्रेशर, इन सब चीजों की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारी जो क्रॉप्स है उसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की हमने कोशिश करी है। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है क्रॉप। इस क्रॉप के अंदर हम व्हीट की बात करेंगे, हम राइस की बात करेंगे, पल्सेस और मिलेट्स की बात करेंगे कि जो मेजर जो हमारी प्रोडक्शन है जिसको हम ह्यूमंस इंडिया में जो रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं, वो हमारा क्रॉप का पार्ट हो जाता है। सेकंड हमारी जो पार्ट है वो होता है ऑयल सीड्स। जो ऑयल सीड है, हमें पता है कि कोई भी हमें खाना बनाना है, हमें कुछ भी खाना है, उसके लिए हमें तेल की आवश्यकता जरूर होती है, सब्जी बनाने के लिए हो या और कोई फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो हमारा सनफ्लावर ऑयल ये या और कोई हमारा जो राइस ब्रांड ऑयल है या हमारा कोकोनट ऑयल है, ये सारा हमारा ऑयल में आ जाता है। थर्ड हमारा जो सेगमेंट है वो हमारा कैश क्रॉप्स होती है, जिसके अंदर हमारा जूट, कॉटन, शुगर केन ये आ जाते हैं। फोर्थ हमारा जो सेगमेंट है वो हमारा फ्रूट्स है, कि जिसके अंदर हम फ्रूट्स की पैदाइश करते हैं। तो और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इंडिया जो है पूरी दुनिया का 10% जो फ्रूट्स है वो प्रोड्यूसर है। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है वेजिटेबल। वेजिटेबल जो हम सब्जी खरीदते हैं और खाते हैं, और हम फ्रेश सब्जी की बात करते हैं, तो ये क्योंकि इनकी जो शेल लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। 15 से 20 दिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये रह सकते हैं, अगर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा कोल्ड है, जैसे कि दिल्ली के अंदर सर्दी रहती है। तो अगर उस सर्दी का जो टाइम पीरियड हमारे 4 महीने का होता है, अगर उस टाइम पे हम कोई सब्जी उगती है जो खरीदे, तो वो 10 से 15 दिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो हमारा टेम्परेचर है उसके अंदर चल जाती है। लेकिन अगर हम वही गर्मियों में जाएं तो वो 2 या 3 दिन ही चल पाती है, उसके लिए हमें फिर रेफ्रिजरेशन की जरूरत हो जाती है। छठा हमारा जो पॉइंट है वो हमारा टी एंड कॉफी का है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है
कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो हमारा कोई ड्रिंक चलती है वो टी या कॉफी ही है। हर एक व्यक्ति इंडिया में जो रहता है वो सुबह उठ के टी लेना पसंद करता है। वो चाय ज्यादा अपनी जो दिनचर्या है शुरुआत है उससे करना चाहता है। और सातवां हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पाइसेस। तो आपने सुना होगा कि इंडिया जो है पूरी दुनिया में स्पाइसेस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पाइसेस खाया भी इंडिया में ही जाता है। हमारा आप कोई सा भी खाना आप उठा के देखिए, उसके अंदर हम हल्दी डालते हैं, उसके अंदर हम मिर्च डालते हैं, जिससे कि हमारे जो फूड की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाती है। और साथ में जो हमारी स्पाइसेस है कुछ, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि हल्दी, जिसके बारे में आपको पता है। किसी को बॉडी पेन हो तो रात को हल्दी वाला दूध पी के सो जाए तो उसकी तबीयत बेटर हो जाती है, उसके पेन में रिलीफ मिलता है। तो बेसिकली हमारा जो डिवीजन की हमने बात करी वो 7 तरीके की ये डिवीजन हो गई। इसके बाद जब हम क्रॉप उगाते हैं तो क्रॉप के साथ साथ जो हम पशुपालन भी करते हैं। अब पशुपालन के लिए हमारा गाय पालते हैं, भैंस, बकरियां, मुर्गियां और डिफरेंट काइंड्स के हमारे और भी पशु हैं जिनको पाला जाता है अलग अलग नीड्स के लिए। तो जो हमारी गाय, भैंस और बकरी है, ये वाला सेगमेंट जो है ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हमारा जो मिल्क इनटेक है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो मिल्क की क्वालिटी है वो भी एनहांस होती जा रही है। आपने सुना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है, वहां पे जो गाय मिलती है उनकी मिल्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आजकल उसके ऊपर भी R&D चल रही है, जिससे कि इंडिया की जो ब्रीड्स है, साहिवाल जो हमने गाय का आपने ब्रीड का नाम सुना होगा, इनकी भी जो क्वालिटी है, इनकी जो मिल्क की प्रोडक्शन है, उनको भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो हमारे एलाइड सेक्टर्स और जो आते हैं, हमारा हॉर्टिकल्चर आता है, हमारा पिशी कल्चर आता है, हमारा फ्लोरिकल्चर आता है, ये सारे हमारे और एलाइड सेक्टर्स का पार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने आजकल सुना होगा, एक कंपनी के बारे में हमने चर्चा भी करी थी पहले, AVT नेचुरल्स, जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि वो जो कलर्स है वो बनाते हैं, साथ में जो मेडिसिन है उसके ऊपर जितने भी कलर्स होते हैं कि अलग अलग कलर की कैप्सूल होती है, वो भी AVT नेचुरल्स ही बनाता है। तो ऐसे जो नेचुरल कलर्स हैं, इसकी प्रोडक्शन के लिए हमें जो फ्लावर्स होते हैं उनसे कलर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और उसके बाद एक कलर की फॉर्मेशन होती है। तो एक बहुत एनहांसिंग फील्ड है ये, जिसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और आजकल आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फ्लावर का क्रेज भी बढ़ रहा है। साथ में हमारा जो कंजम्पशन है फ्लावर्स का वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर शादी में जाएंगे तो जगह जगह जो भी डेकोरेशन होती है वो फ्लावर्स की होती है। साथ में आप मंदिर जाएंगे या कोई पूजा का स्पेशल हमारे यहाँ पे इवेंट हो तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फूल की रिक्वायरमेंट आ जाती है। साथ में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बसंत पंचमी का त्योहार गया है, उस दिन भी जो रिक्वायरमेंट है फूल की वो मंदिर में बहुत ज्यादा थी। साथ में जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं वहां पे भी जितनी भी डेकोरेशन होती है वो फ्लावर से होती है। तो एक ग्रोइंग जो फील्ड है फ्लावर, वो हमारे देश में है फिलहाल। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने सीड्स की बात कर ही ली है। सीड की भी एक कंपनी है कावेरी सीड्स, इसके बारे में भी हमने अपनी जो हमारा चैनल है उस पर बात कर रखी है। साथ में जो हमारे फार्म जो प्रोडक्ट्स है, इक्विपमेंट्स जो है, जिसको हम एस्कॉर्ट्स, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, या महिंद्रा का नाम सुना होगा, इन दोनों के बारे में भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले चर्चा कर चुके हैं और आगे जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं उसमें भी हम इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ में जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपने सुना होगा कि इंडिया की जो सबसे ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव फोर्स है वो इसी सेक्टर के अंदर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनका बहुत ज्यादा एक रोल बढ़ जाता है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इस सेक्टर में काम कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट वो लेकर आए, बहुत सारी ऐसी जो उनकी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट्स के वो लेकर आए, जिससे कि जो इनकी जो लाइफ है, जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी लाइफ है वो बेहतर होती रहे। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट्स लेकर आई हैं, तो कुछ को हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, किसान क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
ऐसी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर आई हैं और एक एक करके इन योजनाओं के ऊपर भी हम बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस योजना का किस सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप एक ओवरऑल देखेंगे तो हमारा एक इनपुट साइड है कि फसल जब हमें उगानी है तो हमें क्या चीजें चाहिए। तो उसके लिए हमारा फर्टिलाइजर हो गया, हमारा पेस्टिसाइड्स हो गया, हमारे सीड्स हो गए और हमारा वाटर सिस्टम हो गया। इनके लिए हमारी जो कंपनीज हम बात करते हैं तो हमारे कावेरी सीड्स हो गई, फर्टिलाइजर में दीपक फर्टिलाइजर है हमारा उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर है। हम पेस्टिसाइड्स की बात करें तो इंडियन पेस्टिसाइड्स करके कंपनी है। साथ में हम कैनाल की बात करें तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज है वो इसमें आ जाती हैं। अब कंस्ट्रक्शन की कंपनी आ रही है तो ऑब्वियसली सीमेंट और हमारा स्टील, ये सारे सेगमेंट भी इसमें आ जाते हैं। अब हम इंटरमीडिएटरी बात करें तो जो हमने फूड बनाया, जो हमने फसल उगाई, चाहे वो सीड हो या शुगर केन हो, इनके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा पराली जला दी, तो आजकल उस पराली का यूज करके इथेनॉल बनाया जा रहा है, जिसको बाद में पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग करके इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है उसको रिड्यूस करा जाए। साथ में शुगर केन के साथ भी ये हो रहा है कि जो चीनी बन जाती है उसके बाद जो बगास रह जाता है उसको भी इथेनॉल बनाकर इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा रही है पेट्रोल के साथ, जिससे कि हमारा इंपोर्ट ऑब्वियसली कम हो पेट्रोल का। एक वॉर की सिचुएशन यूक्रेन के अंदर है। इस वॉर की सिचुएशन से अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है क्योंकि यूएस ने क्रूड जो खरीदना बंद कर दिया है रशिया से, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज के ऊपर भी एक इम्पैक्ट, एक प्रेशर है कि उनको भी रशिया का क्रूड खरीदना बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मार्केट की डिमांड है वो कुछ पार्टनर्स के ऊपर चली जाएंगी जहां पे वो सप्लाई उतना नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो रेगुलरली शूट अप हुए और क्रूड जैसे कि आपने देखा होगा $135 तक पहुंच गया। थर्ड हमारा जो पॉइंट है कि जो हमने फसल उगा ली, आपने देखा होगा कि हमने फसल उगाई और बीच बीच में बहुत जगह सुनने में आता है कि वहां पे हमारा गेहूं सड़ रहा है, यहाँ हमारा चावल सड़ रहा है, या हमारे जो फ्रूट्स हैं वो प्रॉपर लॉजिस्टिकल सपोर्ट ना मिलने की वजह से खराब हो गए, या हमारे वेजिटेबल्स खराब हो गई। इन सब चीजों को खराब होने से बचाने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम इनको सेफली रख सकें, जिससे कि जो बाद में मार्केट में जब डिमांड आती है तो इनकी कमी की वजह से प्राइस शूट अप ना हो। प्राइस जो हमारे चेंज होते हैं ड्रास्टिकली, कि कभी कभार टमाटर 100 रुपए किलो हो गया और अदरवाइज जब उसकी फसल मार्केट में आती है तो वो 10-20 रुपए किलो मिलता है। तो अब हमारा एक सेगमेंट ये हो गया। अब ये जो हमने कोल्ड स्टोरेज किया, इसके बाद भी आज की डेट में हमारे पास एक नेक्स्ट वर्जन आ गया है जिसको हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। अब धीरे धीरे क्या है कि जो हमारे फ्रूट्स खराब हो रहे थे उसको हमने प्रोसेस करके फ्रूट जूसेस बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि आपने रियल जूस का नाम सुना होगा, मिनट मेड, पल्पी ऑरेंज, इन सब के बारे में सुना होगा, जो क्या करते हैं कि फ्रूट्स को प्रोसेस करके उनके जूसेस बना के मार्केट के अंदर सेल करते हैं, जिससे कि उनकी जो शेल लाइफ है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही आजकल आपने जो पराठे के बारे में सुना होगा या टिक्की के बारे में सुना होगा कि पहले से ही बनाकर एक आती है फ्रोजन फूड, हम उसे कहते हैं, और हमें उसे बस गर्म करना होता है और फिर वो रेडी टू ईट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज रेडी टू ईट फूड के अंदर काम कर रही हैं, जिसको हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं। इन कंपनीज के इस सेगमेंट में काम करने से क्या है कि जो हमारा फूड वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ में जो हमारा एक्स्ट्रा फूड जो बनेगा या हम बचा पाएंगे, जो फूड प्रोसेस हम कर पा रहे हैं उसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो हमारे अलग बिजनेसेस हैं उनमें ग्रोथ आएगी, नई जॉब्स आएंगी और इनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। साथ ही हम बात करें कि जो इसके बाद भी हमारा कुछ फूड प्रोडक्ट्स रह जाता है उसको हम लिकर सेगमेंट जो हमारा है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, कि जो इंडिया के अंदर लिकर बनाने वाली कंपनीज है जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिगो खेतान या बीरा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, लिकर बनाती हैं, तो वो भी इन सब प्रोडक्ट्स को यूज कर सकती है और उनको फर्मेंट करके जो लिकर है वो बना सकती है। तो एक ओवरऑल बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके एलाइड सेक्टर, जिसके अंदर हमारा जो मेजर कंट्री है कि जो लोग हैं वो काम करते हैं और उनको एक रोजगार मिलता है और जिससे कि उनकी दिनचर्या और जो उनके जीवन है वो चल रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर सोचें और बहुत सारे न्यू इनोवेटिव मेथड्स लेकर आए तो ये एक जो फील्ड है एग्रीकल्चर की वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है और भविष्य में इसका बहुत ज्यादा स्कोप मिलेगा। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर
हम और ज्यादा डीप में एनालिसिस करेंगे, साथ में एक एक स्टॉक को लेकर चर्चा करेंगे कि पर्टिकुलरली ये स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, ये कहाँ पे ज्यादा यूज होता है, क्या इसकी साइकिल्स है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारी स्टॉक पिक करना है हमें सही मोमेंट पे, वो हम ठीक से कर पाए। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।